नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 का पॉडकास्ट। पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद भारत ने इसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होते ही पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। मगर ये सब नियम कायदे कानून में हो रहा था, मगर इसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ, सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने LOC इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर फायरिंग शुरू करी। पुंछ में जैसे हम सबको पता है कि किस तरीके से गुरुद्वारे को ख़त्म कर दिया, लोगों को मारा। इस सब पर आज हमारे साथ मौजूद हैं TV9 के रिपोर्टर कुमार कुंदन जी, जिन्होंने आंखों देखा हाल देखा है। ये बॉर्डर्स पे मौजूद रहे हैं, लोगों से बातचीत की है, सेना को बहुत करीब से देखा है कि किस तरीके से जो भारत के जवान हैं वो पाकिस्तान का सामना कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और बॉर्डर मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर हम बॉर्डर पर सुरक्षित हैं तो हम हमारे देश में सुरक्षित हैं। बिल्कुल, हम आप यहाँ अगर अच्छे से बैठ के बात कर रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि एक ऐसी जगह जहाँ असुरक्षा का सुबह शाम भाव बना रहता है, उस भाव को अगर किसी ने कम करने की कोशिश की है तो वो है हमारी भारतीय सेना ने। जैसे अगर हम BSF की बात करें, फर्स्ट बॉर्डर लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं उसको इंडिया की, तो उस पूरे इलाके में BSF है, उसके बाद फिर आर्मी है। लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो फिर आर्मी आगे चली जाती है, BSF पीछे चले जाते हैं। ये तमाम तरह की जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है, जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, वो अपनी जगह है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हम और आप जो सुरक्षित हैं, उसकी वजह यही है कि वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम मुस्तैद है जो हमारी रक्षा करता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। जी। दिल्ली में थोड़ा सा भी मौसम बिगड़ता है तो हम लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं कि तापमान 40 से ऊपर चला गया, 45 से ऊपर चला गया। लेकिन ज़रा सा सोचिए उनके बारे में, वहाँ भी तापमान 40-45 से ऊपर जाता है। और उस बंकर में, जिस बंकर में गर्मी के मारे बुरा हाल होता है, वहाँ पे किस परिस्थितियों में हमारे देश के जवान रह रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और उसका कोई मतलब उसको हम कुछ भी दे दें तो हम कुछ दे नहीं सकते उसका कुछ, जिसको कहते हैं ना कि जैसे माँ है, माँ को आप कुछ भी दे दीजिए, उसका प्यार जो है उसका कोई कीमत नहीं है। उसी तरीके से जो आर्मी के जवान है वो जो कुछ भी दे रहे हैं हमको, उसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब वो सेल्फलेसली एक तरह से। 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ, बिल्कुल हिंदुओं को टारगेट करके, अगर मैं कहूँ तो पुरुषों को महिलाओं के सामने टारगेट करके, उनके पतियों को टारगेट करके उन पे गोलियां चलाई गई। 26 लोग उसमें मारे गए। उसके 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 6 तारीख की रात में 1:30 से 2 बजे के आसपास हमें खबर आई कि भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, TRF और तमाम जो ठिकाने उसको निशाना बनाया। तो ये एक पहली बात, तो ये एक रिटेलिएशन में हो रहा था। उसके बाद जो इतर हुआ, जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ, उस पर आपसे संक्षेप में बात करेंगे। तो 6 तारीख की रात से शुरू करते हैं कि आप तक ये खबर कैसे आई और किस तरीके से जो है आप बॉर्डर तक गए। देखिए, तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में ये सारा कुछ हुआ। हिंदुस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्पॉन्ड था। और मुझे लगता है कि 2 से 2:30 बजे के बीच में मेरे पास मैसेज आया कि इस तरीके से हुआ है और आप निकल रही है। मैं सो रहा था, नेचुरली ये देर रात थी, जबकि मैं ऑफिस से भी रात को 10 बजे ही गया था, क्योंकि उस दिन, उसके दूसरे दिन मॉक ड्रिल था, पूरे हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल था। तो हम लोग ये समझ रहे थे कि कल मॉक ड्रिल को कैसे दिखाना है, कैसे बड़ा करना है, कैसे अवेयर करना है लोगों को, ताकि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आए तो लोग उससे संभल पाए। इससे पहले कुछ होता तब तक में हिंदुस्तान ने जो करना था कर दिया। फिर जब हम जाने की तैयारी कर रहे थे, हमें बोला गया कि आपको जम्मू जाना है। जम्मू की टिकट विकेट सब बन गई और तकरीबन 4 बजे जब जम्मू के लिए फ़्लाइट एयरपोर्ट के लिए निकलना था, तब तक में मैसेज आया कि एयर स्पेस को क्लोज़ कर दिया गया है, प्रिकॉशनरी। हालांकि 2 बातें यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा। हमने अपने मतलब लोगों के लिए एयर स्पेस तो क्लोज़ कर दिए थे, मतलब जो हमारी जो कमर्शियल फ़्लाइट थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने कमर्शियल फ़्लाइट को बंद नहीं किया था। वो उसके आड़ में मिलिट्री जो सारा काम था वो सब कर रहा था। जी, ये हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात सामने आई कि उन्होंने बोला कि वो उसको एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करें कि आप कर रहे हो तो अगर सिविलियंस की कैजुअलिटी हो तो वो दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडा फैला सके कि जो है ये आम पाकिस्तानियों पर। इसको समझना पड़ेगा, हमारे देश की सरकार ने जो कुछ भी निर्णय लिया, उस निर्णय में मतलब इंडियन फर्स्ट, जो एक आम हिंदुस्तानी है, उसकी सुरक्षा कैसे हो, वो पहली प्रायोरिटी थी।
ना कि वो ये सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो उनका जो लाइन ऑफ डिफेंस था वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली था, कैलकुलेटिव था, और एक आम हिंदुस्तानियों की रक्षा करना उनकी पहली प्राथमिकता थी। तो जैसे ही एयर स्पेस बंद हुआ, उसके बाद फिर तय हुआ कि कैसे जम्मू जाया जाए, तो फिर मैं यहाँ से बाय रोड निकला। आप यकीन मानिए, पंजाब घुसते घुसते के साथ ही हमें इस बात का इल्म होने लगा था कि कुछ हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक सड़क पर से करीब मतलब वॉश आउट हो गया था। मैक्सिमम लोग या तो उधर से लौट रहे थे, या जो भी लोग थे इधर से जाने का ट्रैफिक बिल्कुल खाली था, कोई जम्मू की तरफ जा नहीं रहा था। तो मैं 4 बजे के आसपास सीधे सांबा पहुंचा। स्ट्रैटेजिकली मैंने सांबा इसलिए भी चुना था क्योंकि सांबा के साथ ही पाकिस्तान का सियालकोट लगता है। सियालकोट के बारे में कहते हैं कि एक समय में जम्मू से भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट हुआ करता था, और सियालकोट वहाँ का इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है एक तरीके से। आप देखिए सियालकोट के क्रिकेट बैट, सियालकोट में जो फुटबॉल बनते हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं। इसके अलावे अगर आप आज़ादी के पहले के सियालकोट को देखेंगे तो उस समय वहाँ पे मेडिकल एपरेटस भी काफ़ी बनते थे। वहीं से बगल में लाहौर है, तो आज़ादी के पहले अगर आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो देश में जो बड़े अस्पताल थे उसमें एक अस्पताल लाहौर था, और वहाँ जो तमाम तरह की चीज़ें थी वो सियालकोट से बन के आती थी। और चूंकि वो सियालकोट तभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो अभी भी आज के भी सियालकोट की बात करें तो वो उसी तरीके से डेवलप्ड है। मतलब जिस तरह जितना भी डेवलप है वहाँ का, तो वहाँ से सांबा और सियालकोट एक ही है एक तरीके से। सांबा से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर सियालकोट है। बॉर्डर के उस पास सियालकोट, बॉर्डर के इस पास। तो दिमाग में स्ट्रैटेजी बनी हुई थी कि सांबा इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और वहाँ जाना ज़रूरी था, इसलिए पहले आपने सांबा चुना। बिल्कुल, क्योंकि हमें ये पता था कि पाकिस्तान की औकात दिल्ली तक पहुँचने की नहीं है। वो कितना भी गिदड़ भभकी दे ले, कुछ भी कर ले, लेकिन दिल्ली तक अगर वो पहुंचेगा तो उसका दिन अंत हो जाएगा। आपको याद होगा वाजपेयी जी का एक कोट बहुत पॉपुलर था कि अगर पाकिस्तान ने हम पे न्यूक्लियर हमला किया तो दूसरे दिन का सूरज वो देख नहीं पाएगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी का कोट था, और ये बहुत फैक्ट था कि पाकिस्तान अगर यहाँ तक आने की कोशिश करेगा तो फिर वो उसकी जो हर्ष होगी वो फिर इतिहास में दर्ज होगा। ऐसे में वो जो पास का टारगेट है उसी को टारगेट करने की कोशिश करेगा। बात रही जम्मू, श्रीनगर और ये जो पूरा एरिया है JNK का एरिया, इस एरिया में पाकिस्तान हमेशा से कुछ ना कुछ करता ही आया है। 2 चीज़ें, पहला इन्फिल्ट्रेशन और दूसरा टेररिज्म, दोनों वो करता आया है। चाहे कितना भी आप सीज़ फायर कर लें, कुछ भी कर लें, बीच बीच में ही करता रहता है। आपने खुद भी देखा होगा सीज़ फायर के बाद भी वो करता रहा। तो मैंने सांबा इसलिए, मतलब जम्मू का एरिया इसलिए चुना कि जम्मू के एरिया में मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान सबसे पहले अटैक करेगा। तो मैं जम्मू रीजन में सांबा, आरएसपुरा, अरनिया, जम्मू, इस पूरे रीजन में मैं घूमता रहा शुरू से लेकर अंत तक, फिर आगे पुंछ राजौरी तक भी पूरा गया। मैं श्रीनगर के एरिया में नहीं गया, श्रीनगर में हमारे कुछ और संवाददाता थे, तो मैं इस रीजन में गया। अब इस रीजन की भी अगर बात करें तो तकरीबन जो बॉर्डर है 186 किलोमीटर का बॉर्डर की अगर बात करें, उसमें मैक्सिमम बॉर्डर जो है वो समतल है। जैसे सांबा एरिया है वो पूरी तरीके से समतल है। खेत है, खेत में हमारे समतल मतलब प्लेन है, पूरी प्लेन है। अब खेत में हमारे एक तरफ पाकिस्तान के लोग हैं, दूसरी तरफ हमारे लोग हैं, और कई सारे हिंदुस्तानियों के खेत भी उस साइड हैं, मतलब पाकिस्तान के एरिया में। तो खेती करने भी वहाँ जाते हैं, उनका कार्ड वार्ड सब प्रॉपर बना हुआ है। तो जो फायरिंग वगैरह होती है इन जनरल इन एरिया में बहुत कम फायरिंग होती है, सांबा वगैरह के एरिया में, लेकिन मैक्सिमम फायरिंग जो होती है पुंछ, राजौरी वगैरह में होती है। तो उसका अपना एक जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पुंछ और राजौरी वाला जो एरिया है उसमें जोग्राफिकली पाकिस्तान ऊपर है और हम नीचे हैं। तो वहाँ पे उनका कंटिन्यूअस सीज फायर मतलब का वायलेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। इस एरिया में भी मिलता है लेकिन कम मिलता है। लेकिन जो स्थिति बनी थी, जिस तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया था, उस रिटेलिएशन में पाकिस्तान कुछ भी कर सकता था। इसलिए सबसे पहले हमने सांबा को चुना, और वो चुनाव बहुत सही था, क्योंकि मैं 4 बजे पहुँचा हूँ और मुझे लगता है कि 6 बजे के आसपास सायरन बजना शुरू हो गया। मतलब सांबा की बात बता रहा हूँ। एक्चुअली 4 बजे मैं पहुँचा, उसी समय गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो गई थी। उस इलाके के तहसीलदार जो थे वो पूरे बॉर्डर एरिया के गांव में, चाहे सांबा हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे बैदा हो, रैपर हो, ये जितने गांव हैं उन सारे गांव में उन्होंने क्या किया था कि स्कूल वैन भिजवा दिया था, और सारे गाँव वालों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग वहाँ से निकल कर कम्युनिटी बंकर में आ जाएँ। कम्युनिटी बंकर वो जगह होती है जिसमें कि एक बड़ा स्पेस होता है, वो बेसमेंट में होता है, और उस स्पेस में लोगों को रखा जाता है।
एक कम्युनिटी बंकर में मान के चलिए 1000 लोग भी रह सकते हैं मिनिमम, 1000 से 2000 और वो 3000। इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि वो तमाम अटैक, मिसाइल्स और इनसे बच वहाँ सकें। पर बच सके। इसका एक और उन्होंने उपाय किया था कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे, जैसे गुरुद्वारे होते हैं, गुरुद्वारों में जो लंगर खिलाने की प्रथा है, तो उसमें आप देखेंगे कि लंगर का जो हॉल होता है वो बहुत बड़ा होता है जी। और इन जनरल वो नीचे होता है। तो बॉर्डर इलाके से सटे हुए जितने गुरुद्वारे थे, उन गुरुद्वारों ने क्या किया था कि अपने अपने हॉल्स खोल दिए थे और उनको खाली कर दिया था। और वहाँ पे लंगर जो होता है, लंगर हॉल जो होता है, उसमें सब तरह की व्यवस्था होती है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें फैंस होते हैं, खाना पीना सब कुछ होता है। इनफैक्ट लंगर तो घर से अच्छा लंगर लोगों को मतलब खाना नसीब होता है वहाँ पे। तो बॉर्डर एरिया में जितने लोग थे उनको कुछ को गुरुद्वारा में, फिर कम्युनिटी बंकर में, इस तरीके से करके उन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने पर्सनल बंकर्स बना रखे थे। जैसे घर का बेसमेंट होता है, तो अमूमन दिल्ली में देखते हैं बेसमेंट में लोग पार्किंग करते हैं, वहाँ पार्किंग नहीं करके लोगों ने अपने घरों में बेसमेंट बना रखे हैं, उस बंकर बना रखे हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि जानते हैं पाकिस्तान की बिल्कुल जिस तरीके से हरकतें होती वो हरकतें हैं और वो सिविलियन को ही निशाना बनाता है। तो ऐसे में अगर आप बंकर में चले जाते हैं, बंकर की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं और उसमें अब जो नॉर्मल मोटार या शेल है उसका कोई असर नहीं होता है, तो उस बंकर में वो चले जाते हैं। देखिए, एक लोगों की ना व्यवहारिक परेशानी भी है, जिसको कह सकते हैं कि प्रोफेशनल प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए कि आप निकल जाएंगे वहाँ से, लेकिन आपके जो मवेशी हैं, जो कि आपके सोर्स का इनकम है, उस इलाके में जितने भी लोग हैं उसमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के पार्ट हैं, ठीक है। 70 to 80% लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, उनके वहाँ खेत हैं और उनके यहाँ मवेशी हैं, गाय हैं, भैंसें हैं, इनसे वो दूध निकालते हैं और दूध निकाल के आगे फिर बेचते हैं। तो और जो खेत से घास वास होता है वो लेके आते हैं और मवेशियों को खिलाते हैं। आप बेशक घर छोड़ दीजिए, आप घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाइए, लेकिन गाय और भैंस को कहाँ ले जाएंगे आप? तो ऐसे में एक मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रहा था उनके साथ कि घर का कोई एक या दो सदस्य को तो घर में रुकना ही पड़ रहा था। जैसे कि बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को, उसको तो वो कम्युनिटी में शिफ्ट कर दे रहे थे, लेकिन एक या दो लोग घर में था। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, रैपर गांव में शेल गिरा उनका, पाकिस्तान का मोर्टार गिरा, वो पूरा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि पूरे घर के शीशे वैसे सब कुछ चूर हो गए। लकीली एक आदमी था जो घर के अंतिम वाले कमरे में था, वो बच गया, लेकिन घर के मवेशी थे वो जख्मी हो गए और मवेशियों की डेथ भी हुई। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय कम्युनिटी बंकर ही है। तो कम्युनिटी बंकर में सब लोग शिफ्ट हो जाते थे। तो उसके लिए जो मुझे याद है तकरीबन 3:30 के आसपास ही तहसीलदार ने गाड़ियाँ भिजवा दी थी और स्कूल वैन्स थी, वो सारे स्कूल चूँकि बंद थे वहाँ पे, तो स्कूल वैन्स में सबको बिठा के और महिलाओं और बच्चों को वो लोग कम्युनिटी बंकर में ले जाते थे और फिर दूसरे दिन सुबह फिर वो लोग वापस घर आ जाते थे। दिन भर अपना काम करते थे, फिर 4 बजे चले जाते थे। क्योंकि जो ट्रेंड देखा गया इन जनरल, पाकिस्तानी करते क्या थे कि शाम के वक्त फायर करते थे। लोकल लैंग्वेज में उसको फायर खोलना बोलते हैं। तो शाम के वक्त वो लोग फायर खोलते थे, मतलब जैसे ही सनसेट हुआ, सनसेट होने के बाद पता नहीं क्या परेशानी होती थी, शुरू हो जाता था उनका अटैक। इससे पहले हम बात करते हैं कि पुंछ की, क्योंकि जब भारत ने रिटालिएशन में जब आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद एक बहुत ही घटिया हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई जो पुंछ में हुई, जहाँ पे गुरुद्वारे को अटैक किया गया, लोगों को मारा गया, कई संख्या में लोग मरे होंगे, क्योंकि आपने वो अपनी आंख से देखा है, आप जानते हैं, आप उस एरिया में रहे हैं। पुंछ में जो घटना हुई है उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप संक्षेप में देखिए। आप 2 बातें आपको समझनी पड़ेगी इस पूरे पहलगाम अटैक को। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की 2 कोशिशें बहुत ही पुरानी कोशिशों से इतर थीं। पहली कोशिश तो ये थी उसकी कि इंडिया में कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना। आपको आपकी जात पूछ के गोली मारी गई। जब लोग टेररिस्ट मारते हैं किसी को तो जात नहीं पूछते हैं। अभी तक तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं देखा गया, चाहे पहली बार था जो जात पूछ के गोली मारी गई और उसका वीडियो वायरल किया गया। ठीक है, इसका मकसद साफ था कि आपको बताना है और इससे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो और हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति हो जाए कि दंगे की स्थिति हो जाए। लेकिन हमारी सरकारों ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स ने, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा माहौल बनाया, चाहे पोजीशन हो या अपोजिशन हो, जिसकी वजह से जी बिल्कुल हमने देखा ओवैसी का जिस तरीके से लगातार बयान है, इनफैक्ट राहुल गांधी हाँ, कश्मीर के लोकल लोग जिस तरीके से उन्होंने, सब लोगों ने इसको आवाज़ उठाई और उस मकसद में वो नाकामयाब रहे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हुई।
उसके बाद दूसरा पाकिस्तान ने क्या किया, जब पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू किया हमारी तरफ, तो उसने रिलीजियस स्ट्रक्चर को निशाना बनाया। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला अमृतसर। अमृतसर तो पूरा सिविलियन इलाका है, अमृतसर में आर्मी बेस भी है, लेकिन उनके जो भी अटैक्स वगैरह हुए उसमें स्वर्ण मंदिर के आसपास का भी इलाका शामिल था। स्वर्ण मंदिर एक तरीके से एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, मतलब हिंदुस्तानियों का ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आते हैं। तो एक तरीके से आपने उस आस्था पे कुठाराघात किया, पहले। दूसरा, एक बड़ा जम्मू का आप एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जम्मू में आपा शंभू मंदिर है, आप शंभू मंदिर पे ही उन्होंने अटैक किया। वो अलग बात है कि मंदिर के बगल के घर पे अटैक हुआ और घर पूरा डिस्ट्रॉय हुआ। वो तो पूरी मिसाल अटैक थी जो सुबह में हुआ, जिसमें कि ये किस तारीख की बात है? ये 9 को आपा शंभू मंदिर पे हुआ और सुबह में 6 बजे हुआ। सुबह में 6 बजे जम्मू में 2 बड़े अटैक हुए। एक रहेड़ी करके गांव है, सॉरी रहरी करके बाज़ार है, रहरी बाज़ार। रहरी बाज़ार में तो बाकायदा घर पे अटैक हुआ और उसका फर्स्ट फ्लोर पूरा एकदम उड़ गया, जिसको कहते हैं। और वो इतना भयानक अटैक था कि उसके नीचे में जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, जैसे हम लोग घर के बाहर पार्किंग के तौर पे कम से कम 10 गाड़ियाँ ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई थी। आप सोचिए कि कितना बड़ा मिसाइल अटैक था वो। और वो जम्मू का जो आर्मी बेस्ड एरिया है, उस एरिया के ठीक पीछे का मोहल्ला है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने आर्मी इंस्टॉलमेंट को हो सके टारगेट करने की कोशिश की हो, लेकिन वो टारगेट तक नहीं पहुंच के वो पहले ही रिहायशी इलाकों में ही फट गया। अब उसकी वजह से ईश्वर की विशेष कृपा रही कि किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन लोग ज़ख्मी ज़रूर हुए वहाँ पे। और यहाँ जो आपा शंभू मंदिर के पास जो मिसाइल फटा, उसमें क्या हुआ कि अबंडेंट एक मकान था, उस मकान पे वो फटा। उसके बगल में ब्यूटी पार्लर था, ब्यूटी पार्लर पूरा शीशे वैसे सब कुछ टूट टाट गए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सुबह 6 बजे का वक्त था, तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट था, उसमें कोई था नहीं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पार्लर का जो नुकसान हुआ, एक्सटर्नल जो भी इफेक्ट हुआ, इंटरनली कोई कैजुअलिटी वहाँ पे नहीं हुई। लेकिन उसी समय बगल में जो अबेंडन बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वहाँ पे सीएम से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर तमाम नेता वगैरह भी आए। लेकिन इन सब के बीच जिस पुंछ की आप बात कर रही हैं, वहाँ पे एक तरीके से डबैकल हुआ। पुंछ की स्थिति आपको समझना पड़ेगा। पुंछ की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है, उसमें पाकिस्तान ऊपर है, हम नीचे हैं, ठीक है। तो उनके बंकर्स वगैरह भी ऊपर है, हमारे बंकर्स भी नीचे हैं। आमतौर पर जब सीज़ फायर उसका वायलेशन होता है, तो पाकिस्तानी जब फायर करते हैं तो हमारे बंकर्स पे फायर करते हैं वो, ठीक है। और हम भी उनको उस हिसाब से रिटेलिएट करते हैं। पर क्या, मैं सॉरी आपको एक मिनट रोक रही हूँ इधर, क्योंकि कई लोग ये समझ नहीं पाएंगे, ज्योग्राफिकली वो ऊपर हैं, हम नीचे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होती है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर इस बात पर आप इसको मैं बहुत आम भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि एक शेर जो होता है, जब वो जंगल में होता है, ठीक है, तो उस शेर को हम मतलब 10 आदमी एक साथ भी देखने की कोशिश करें तो वो देख नहीं पाता है शेर को। हम लोग देख नहीं पाते हैं अगर झाड़ियों में है तो। लेकिन शेर जो झाड़ी में बैठा होता है वो 10 लोगों को देख सकता है, बाहर में कौन कौन खड़ा है। तो उसका एक स्ट्रैटेजिकल पोजीशन होता है जिसकी वजह से वो इस तरह से देख पाता है। आप पहाड़ की बात कर रहे हैं, जब पहाड़ पे आप ऊंचे पहाड़ पे होते हैं तो ऊपर से सब कुछ आपको नीचे नज़र आता है। और आज की तारीख में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो आप बाइनोकुलर से, दूरबीन से आपको एक एक मोमेंट पता चल जाती है कहाँ पे क्या है। ऐसा नहीं है कि ये मोमेंट हमको भी पता चलती है ऊपर की, लेकिन नीचे से ऊपर फायर करना और ऊपर से नीचे फायर करना, दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है। और इसका लाभ उनको वहाँ पे मिलता है जिसका वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके भारतीय सेना ने समय समय पे मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इस बार भी ऐसे ऐसे विजुअल देखेंगे आप कि दिल दहल जाएगा, जिस तरीके से पुंछ वगैरह में भारतीय सेना ने उनके बंकर्स उड़ाए हैं। भयानक विजुअल्स हैं वहाँ पे। तो दिक्कत क्या हुई हमारे साथ कि हमने सोचा ही नहीं था कि बंकर से इतर भी पाकिस्तान कभी फायर करेगा। क्योंकि बंकर से आप थोड़ा सा ही पीछे जाएंगे तो आम लोगों के घर शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों ने कभी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, कभी नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि सुबह में, मतलब 6 और 7 की रात की बात करें तो 7 की सुबह की बात बता रहा हूँ, सुबह में ही उसने हैवी शेलिंग की। और हैवी शेलिंग बंकर्स पे नहीं बल्कि बंकर से आगे भी की। आम आदमी जब सुबह उठा तो उसने ये नहीं सोचा था कि बम मेरे पास आके गिरेगा, ठीक है। और इसका इतना नुकसान हुआ पुंछ में और राजौरी में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ बहुत आराम से और मैं तो सोच भी नहीं रहा हूँ कि यहाँ कुछ होगा और यहाँ बम आके ब्लास्ट हो जाए।
या मोर्टार आके गिर जाए, और इसके लिए मैं मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मुझे पता है कि वो तो वहीं तक आएगा, यहाँ तक तो आएगा नहीं। तो हिंदुस्तान को पहले दिन बहुत नुकसान हुआ। उसकी एक बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वो कायराना हरकत थी जिसमें उन्होंने सिविलियन इलाके को हमारे चुना। और वहाँ भी देखिए आपने गुरुद्वारा को चुना, गुरुद्वारा में ब्लास्ट हुआ, एक ग्रंथी हमारे वहाँ पे शहीद हुए, और उसके पीछे भी कोशिश उनकी सिर्फ कम्युनल डिस्टर्बेंस पैदा करना था। बिल्कुल। और वो डिस्टर्बेंस इतना पैदा करना था जिससे कि हमारे देश में हम लोग इंटरनली ही उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि हम पाकिस्तान की तरफ ध्यान न दे सकें। जी। अब इसमें एक सवाल बेहद ज़रूरी हो जाता है कुंदन जी कि वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि आपने कहा कि उन्हें हमेशा पता होता है कि उन तक अटैक नहीं होगा या उन तक जो है पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल, बम, ड्रोन उन तक नहीं आएंगे, लेकिन इस बार बिल्कुल उलट हो रहा है। तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जैसा आपने कहा कि वो अपने सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ पे छोड़कर किसी और जगह नहीं आ सकते, उनके लिए मुश्किल है। तो इस वक्त उनकी जो स्थिति है, उनकी मानसिक स्थिति, या किस तरीके से वो कोऑपरेट कर रहे हैं सेना के साथ, और क्या एक मंजर है वहाँ के लोगों का? देखिए, एक तो सबसे पहले बात बताना चाहूँगा कि उन इलाकों में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सेना से रिटायर्ड होके आए हैं। ठीक है, मतलब जम्मू के उसी रीजन में हर घर में आपको एक फ़ौजी मिल ही जाएगा। तो जिस घर में फ़ौजी रह रहा हो उस घर के लोगों का तो जोश ऐसे भी हाई होता है, उनको बम बंदूक से डर तो नहीं ही लगता है कम से कम। दूसरी बात है कि उनका कहना था कि इस इलाके में रहते रहते हम लोग ना यूज्ड टू हो गए हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, फ़र्क किससे पड़ता है उनको। उनका कहना था, जैसे गाँव के एक बुज़ुर्ग मिले एक गाँव में मुझे, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, पहले जो फायर खुलता था और अब जो फायर खुलता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। पहले राइफ़ल से मान लो या हथियारों से खुलता था तो उसमें हमें पता होता था कि हमारी गोली जो है वो कहाँ तक आ सकती है। जैसे मान लीजिए उन्होंने बंकर से छोड़ा तो आपको पता है कि एक राइफ़ल 1 किलोमीटर तक उसकी गोली जा सकती है। ठीक है, या मशीन गन से छोड़ा तो मशीन गन का रेंज क्या है ये सबको पता है। तो लोग उस हिसाब से अपना डिस्टेंस बना के काम वगैरह कर रहे होते हैं। आज की तारीख में स्थितियाँ बदल गई हैं। जैसे कि अगर ये बॉर्डर है मान लीजिए, तो बॉर्डर से वो आधा किलोमीटर पीछे चले जाते हैं, वहाँ से मोर्टार छोड़ते हैं, और उस मोर्टार का डिस्टेंस जो होता है वो 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर का होता है। तो होता क्या है कि बॉर्डर के गांव से दूसरे गांव में जाके वो मोर्टार गिरता है। मतलब गांव वाला अपने मवेशी को खाना खिला रहा है और पता चला वहीं ब्लास्ट हो गया, उसको पता भी नहीं होता कि क्या हो गया अचानक, उसको तो समझने का मौका नहीं मिलता है। दूसरा, जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारी, वो क्या होती है, जैसे ही कोई मोर्टार छूटता है वैसे ही उसको तुरंत इंटरसेप्ट करके वहाँ पे रिटेलिएट होता है। लेकिन इस सभी टाइमिंग में कई बार ऐसा होता है कि मोर्टार मिस भी हो जाता है। मिस हो जाता है मतलब कि हम लोग उसको इंटरसेप्ट नहीं, चूक जाते हैं, या कभी लो रेंज हो रहा है, कभी टेक्निकल रीजन स्नैक कभी भी हो सकता है, उसमें कैजुअलिटी की संभावना होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक गांव था वैदा, सांबा के पास। जिस दिन पाकिस्तान ने हैवी सेलिंग की उस समय एक बड़ा मोर्टार, मतलब उसकी अच्छा खासी उसकी जो है कैपेसिटी थी, वो आके ईटा भट्टी के इलाके में गिरा। एक अच्छी बात ये थी कि ऐसे इलाके में गिरा जहाँ ईट भट्टी थी। तो ईट भट्टी में जो मज़दूर लोग थे, वो मज़दूर लोग बेचारे रात को सो तो कोई नहीं पाता था, मतलब सब लोग जगे ही रहते थे मान के चलिए। तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होने के पहले रोशनी हुई। जो लाइट की इंटेंसिटी है वो साउंड की इंटेंसिटी से ज़्यादा होता है। तो लाइट जैसे ही मतलब चमका तो लोग चौंक गए कि ये क्या हुआ। जब तक कुछ समझ पाते तब तक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होके जो उसके स्प्लिंटर्स थे वो घरों में आके गिरे, और मिट्टी का घर तो ऐसे ही कमज़ोर होता है, आप देखते तो बड़े बड़े होल बन गए थे उस घर पे जहाँ जहाँ वो स्प्लिंटर लगा था। बड़ी मुश्किल से लोगों ने जान बचा के फिर पास के बंकर्स में जाके शरण ली। अब देखिए, उसमें एक समझने वाली बात है कि नहीं, कोई हताहत नहीं, एक ईश्वर की कृपा थी कि कोई हताहत नहीं हुआ। और ऐसे 2-3 उसी इलाके में एक ही जगह पे 2-3 इस तरीके से मोर्टार गिरे, लेकिन दोनों तीनों का लोकेशन कुछ ऐसा रहा कि जिससे कोई आम आदमी उसके चपेट में नहीं आया। अब ये जो परिस्थिति है ये बिल्कुल ही अलग तरह की परिस्थिति है। ये पहले कभी नहीं हुई थी। कुछ समय पहले उन्होंने कुछ अटैक किया भी था, तो उस समय लोगों ने वहाँ उस इलाके को खाली वगैरह कर दिया था। लेकिन इस बार तो लोगों ने सोचा ही नहीं था ना कि इस तरह से भी पाकिस्तान इतनी कायराना हरकत कर सकता है। आपने अपने तरीके से पूरी कोशिश की, आपने फलौदी तक मिसाइल अटैक किया, लेकिन आप सफल नहीं हुए। तो आपने क्या किया, अपनी खींच निकालने के लिए आपके सामने में जो दिखा उसी को अटैक करने की कोशिश की। वो भी एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने की कोशिश की जो कि कभी आपके दायरे में था ही नहीं। जी जी।
हमने देखा कि जब सीज़ फायर हुआ तो सीज़ फायर होने के ही कुछ घंटे बाद पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन कर दिया। ड्रोन्स आते हुए देखे, और स्वार्म ड्रोन्स, मतलब कई तादाद में उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन्स आए। तो जो इलाके हैं वही जिन्होंने फायरिंग देखी, अब वो लगातार ड्रोन्स देख रहे हैं, ब्लैकआउट है वहाँ पर। कितना आम इंसानों के लिए वो मुश्किल है, क्योंकि अब तो किसी भी नियमों का कोई, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, एलओसी के कोई उनने पालन नहीं किए, नियम इंटरनेशनल बॉर्डर्स के नहीं, अमेरिका की तरफ से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ उसका कुछ नहीं। तो लोगों में किस तरीके का डर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, या अब भरोसा आ गया है कि जो सेना है वो इन तमाम चीज़ों से हमें बचा सकती है, क्योंकि हमने देखा कि बचाते भी हम लगातार। नहीं, देखिए, लोगों में एक बात का तो ज़रूर जज्बा था कि उनको हमारी सेना पे बहुत यकीन था। उनका साफ कहना था कि रिटेलिएशन करने की क्षमता हमारे देश की सेना में है और वो प्रॉपर तरीके से करेगी भी। इस बात में तो लोगों का दम था। और आपने ये देखिए कि कई ऐसे विजुअल आए जब हिंदुस्तान ने पहली बार अटैक किया, तो बहावलपुर से, इसके अलावा पूरी मुरीदके से, कई जगहों से विजुअल आए कि लोग निकल रहे हैं वहाँ से। हालांकि उसके पीछे की वजह बताई गई कि मदरसों को खाली किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये था कि ये जहाँ जहाँ उनके टेररिस्ट कैंप थे और जिन जिन जगहों पर भारत ने हमला किया, उन सब जगहों को वहाँ के आम लोगों ने खाली कर दिया। ये चीज़ हमारे यहाँ आपको नहीं देखने को मिली होगी। जो भी तो कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है वो खुद बंकर में छुप गए थे 2 घंटों में। वो तो देखिए, इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि अगर ये समय रहते अमेरिका के पास नहीं जाते और भीख नहीं मांगते तो वो हर्ष होता जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो ना भी चाहिए, और वो डिज़र्व, और वो दिख रहा था, कई जगहों पे दिखा है। हम तो जो उन्होंने दावा किया, जैसे उन्होंने कहा कि हमने आदमपुर बेस को ख़त्म कर दिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आदमपुर बेस पे गए और वहाँ जवानों से मिले, और प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक बोला जवानों को कि आप लोग तो इतने दिनों से सीख रहे होंगे, पहली बार प्रैक्टिकल करने का मौका भी मिला। और सबसे बड़ी तस्वीर के पीछे दिख रही है S-400 बिल्कुल, MiG-29 बिल्कुल, कहाँ नष्ट किया भाई, तस्वीरों में देख लीजिए। आपको मैं यकीन दिलाऊं, पहली दिन जब शामबा में शाम का वक्त था, ब्लैकआउट हुआ। ब्लैकआउट होने के बाद एक चीज़ और भी समझनी पड़ेगी, जब वहाँ से ड्रोन अटैक होने वाला होता था ना, उसके पहले ही हम लोगों के पास इंटरसेप्शन का मैसेज आ जाता था कि कुछ उड़ रहा है, तो तुरंत सायरन बजना शुरू हो जाता था। सायरन बजते के साथ ही लोग प्रिकॉशनरी सब कुछ बंद कर लेते थे। मुझे लगता था कि लोगों में ये उत्सुकता होगी जानने की, इसको आप थोड़ा और डिटेल में बताएं कि जिस तरीके से इतनी तादाद में ड्रोन आ रहे हैं, भारत किस तकनीक से, किस तरीके से उसे लगातार रोके। देखिए, जो एडी गन था, मतलब जो जब ड्रोन अटैक होता था ना, तो एंटी ड्रोन गन्स जो हैं वो उसको इंटरसेप्ट करके ये करते थे। मैं अगर बहुत सरल शब्दों में समझाऊं आपको, तो पतंगबाजी हम लोग काफ़ी करते हैं, ठीक है। और जब बचपन की बात बताऊं, मैं तो सिंगल पतंग उड़ाता था, वो ऐसे उड़ती रहती थी। आजकल की तारीख में गुजरात वगैरह में देखेंगे या दिल्ली वगैरह में भी देखेंगे, सीरीज़ ऑफ मतलब जो है काइट्स जो होते हैं, मतलब 10-12 पतंग जो है एक साथ उड़ते रहते हैं, एक ही धागे में 10-12 पतंग जुड़े होते हैं। बिल्कुल ड्रोन अटैक जब होता था ना, तो ऐसा लग रहा जैसे कि यूं 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 करके 10 से 12 एकदम एक मॉब बना हुआ होता था। और जैसे कि वीडियो गेम में बच्चे उसको मार रहे होते हैं और ब्लास्ट कर रहा होता है, आसमान में यूं रात को दिखता था। मतलब उसको बताना अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। पहले दिन जब देखा लोगों ने, इनफैक्ट मैंने भी देखा, तो मुझे लगा कि ये तो गिरेगा भी तो नुकसान करेगा किसी को। बेशक जब आप गिर जाता, देखा भी गया फिरोजपुर और तमाम सभी जगहों पे कि ड्रोन जब गिरा तो अनफॉर्चुनेटली रिहायशी इलाकों में कहीं गिरा, तो जब गिरता भी है तो जलता हुआ पार्ट गिरता है, क्योंकि ड्रोन में कई सारी चीज़ें होती हैं, वो नीचे तक आते आते पूरी तरह जल नहीं पाता है। तो मान लीजिए वो जला हुआ पार्ट भी अगर किसी के ऊपर गिर गया तो वो तो ज़ख्मी कर ही सकता है आपको। तो जो ड्रोन जैसे ही सायरन बजता था, लोगों को समझ में आ जाता, तो लोग सीधे अपने घरों में चले जाते थे। इनफैक्ट अगर कोई गाड़ी लेकर भी बाहर है तो गाड़ियों के लाइट्स को ऑफ करके फिर गाड़ी लेके अपने अंदर तक आता था, क्योंकि ड्रोन लाइट को इंटरसेप्ट करता है, बहुत जल्दी लाइट्स को इंटरसेप्ट कर लेता है। तो अब ड्रोन को तो पता नहीं है कि उस गाड़ी में कुमार कुंदन है या दिव्या है, उनको तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन है जो मतलब मैं दुश्मन की रणनीति जो इस विपरीत परिस्थिति में भी ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे में उसको क्यों नहीं हिट किया जाए। उनको तो ऐसा लगता है कि सेना का भी मूवमेंट हो सकता है वो। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी ब्लैकआउट का सिचुएशन हो तब भी लाइट ऑफ कर लीजिए। उसकी वजह साफ है कि ड्रोन की इंटेंसिटी से आप बच सकते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि आज की तारीख में ड्रोन इतने
एक्यूरेट हो गए हैं कि उनमें सारा लोकेशन सेट कर दिया जाता है, वो वहीं जाके फटता है। हमने इजराइल के केस में भी देखा, हमने हिंदुस्तान के केस में भी देखा है। लेकिन उनके तुर्की के ड्रोन्स और हमारे पास जो इजरायली ड्रोन्स है उसमें भी अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। लगातार तुर्की के ड्रोन्स को हम नष्ट करते गए हैं, लेकिन जो बिल्कुल। इजराइल के आरपी ड्रोन्स हैं उन्होंने अच्छे खासे आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है और सटीक निशाना बनाया है। आप इस पूरे वॉर को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सरजमी थी वो इजराइल, तुर्की, चीन, रशिया, फ्रांस और अमेरिका, इन सारे देशों के जो वेपन थे उनका एक तरीके से टेस्टिंग ग्राउंड हो गया। और बिल्कुल सही बात। चाइना का हथियार कितना सही है, रशियन कितना सही है, अमेरिकन कितना सही है, राफेल कितना सही है, इसके अलावा टर्किश आर्म्स एंड आर्मामेंट कितना सही है, हमारा खुद का इंडिजिनस जो भी हम लोगों ने बनाया ब्रह्मोस्त्र, आप देखिए इंटरनेशनल उसकी एक मार्केट शुरू हो गई है, क्योंकि ब्रह्मोस्त्र ने जो इस बार कहर ढाया है पाकिस्तान में जाके, लोग नाम सुन के ही काँप जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ब्रह्मोस्त्र गिरा तो ख़त्म कहानी वाला हिसाब किताब है। तो इंटरनेशनल मार्केट जो ब्रह्मोस का यूं अप हुआ है, तो मतलब युद्ध के कई फायदे और नुकसान जो भी हो सकते हैं। लेकिन फिर हमें एक बार और ये देखने को मिल गया कि रूस जो है वो भारत के साथ कहीं ना कहीं उसकी एक प्रेजेंस हमें नजर आई, क्योंकि S-400 पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन वहीं लोग कह रहे हैं कि जब शुरू हुआ था, अब कल मैं मनीष झा जी से यही डिस्कस कर रही थी कि अमेरिका जो है हमेशा उसकी जो लॉयल्टीज़ है इजराइल के अलावा कभी किसी के साथ रही नहीं है। इजराइल तो आप ये मान लीजिए कि एक अमेरिका का पार्ट ही है, इसलिए अमेरिका की लॉयल्टीज़ इजराइल पर रहती हैं। मगर उसको लगा कि भारत में उसके डिफेंस का कोई फ़ायदा उसे नज़र नहीं आया, ऐसा उनका मानना था, क्योंकि रशिया से हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स है, MiG-29 है, फ्रांस से हमने रफाल की डील की है, फिर हमारे जो इंडिया में बने हुए ब्रह्मोस हैं, आकाश, तेजस हैं, और वहीं पाकिस्तान के पास F सीरीज़ के जो फाइटर जेट्स हैं, F-16 है, उसको भी चलाने के लिए पहले अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है। तो भारत ने बहुत दूर दृष्टि रखी और उसे पता था कि अगर कभी कल के दिन ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका से हथियार खरीदना या F सीरीज़ खरीदना उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए डिफेंस डील पे तो कई सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन मुझे जो लगता है इस पूरे मतलब जो भी कुछ हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है वो है कि हम इंडिजिनस कितना तैयार कर सकते हैं अपने आप को। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम बेशक रफाल ले आए हों, बेशक S-400 ले आए हों, लेकिन हमने देखा कि हमने जो ब्रह्मोस्त्र तैयार किया है वो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ एक तरीके से। ठीक है, तो इस पूरे एपिसोड में एक चीज़ हमको ये भी समझने को मिली कि अगर हम अपना इंडिजिनस डेवलप करें तो उसकी कैपेबिलिटी, उसकी मारक क्षमता और इस ज्योग्राफिकल एरिया को देखते हुए उसमें कितनी उसकी आवश्यकता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कारगर साबित हुई है, ऐसा मतलब मेरा मानना है। और ऐसा मैंने जो वहाँ के लोगों से बात की, खास करके डिफेंस एक्सपर्ट से, तो उनका कहना था कि ठीक है हमारी डिपेंडेंसी कई सारी चीज़ों को लेकर विदेशों पे हो सकती है, लेकिन ये भी सही है कि अगर हमने कुछ बढ़िया डेवलप किया है तो उसका भी रिजल्ट देखने लायक है। हमने कुछ ही सालों में बहुत अपनी डिफेंस क्षमता बहुत बढ़ाई है, बिल्कुल, और आगे तो बिल्कुल हम बढ़ाएंगे, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं है। आपने रशिया की बात की, नो डाउट S-400 ने जो काम किया है वो अपने आप में कमाल का काम है। आप इसको समझिए कि पाकिस्तान कहाँ तक घुस गया था। पाकिस्तान राजस्थान से शुरू हुआ और वो कश्मीर तक गया। ठीक है, राजस्थान में पोखरन को टारगेट किया, फलौदी तक उसके ड्रोन क्या बोलते हैं मिसाइलें गिरी हैं। इसके अलावा हरियाणा में गिरी हैं। उसने आदमपुर को टारगेट करने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। पंजाब तो चलिए बॉर्डर बहुत पास है, पंजाब में अगर हम बात करें तो अमृतसर वगैरह बॉर्डर तो 30 किलोमीटर उधर लाहौर है, तो ये तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। लेकिन जिस तरीके से फलौदी बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर है, तो अगर आप इतने अंदर आने की हिमाकत कर सकते हैं राजस्थान में, तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत बहुत क्लियर थी कि हमको आगे तक हिट करना है, और आपने अपने मिसाइल्स को उसी हिसाब से भेजा। वो अलग बात है कि हमने उनको इंटरसेप्ट करके रास्ते में गिरा दिया। अगर हम इंटरसेप्ट नहीं करते तो हो सके वो फलौदी क्या फिर तो दिल्ली तक आ सकता था। वो अलग बात है कि हमने उसको गिरा दिया, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की नीयत इस मामले में बहुत ही कायरानापूर्ण थी, और वो अपना उसका सबसे बढ़िया फतेह है उसका उसने इस्तेमाल किया। ये अलग बात है कि हमने उसको इंटरसेप्ट किया, हमने उसको गिराया, हमने उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगर हम उस सोच की बात करें तो सबसे पहले तो बॉर्डर एरिया में उसने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और बॉर्डर से इतर भी वो बॉर्डर के अंदर
मतलब दिल्ली तक आने की भी उसने अपनी अपनी पूरी योजना बना रखी थी। वो अलग बात है कि उस सारी योजनाओं को हमने मिट्टी में मिला दिया। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुंदन जी, जब सीज फायर का एक अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद जो भारत के लोग हैं उनमें एक आक्रोश था, वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे और वो शायद ये समझ पाना उनके इमोशंस के आधार पर थोड़ा मुश्किल था। उन्हें लग रहा था कि भारत आगे भी एक्शन ले, मगर ऑब्वियसली भारत की भी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, एक क्षमता है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है इनडायरेक्ट रूप से या अब तो डायरेक्ट रूप से कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर पाकिस्तान अगर फिर से इस तरीके का कोई आतंकवादी हमला करता है तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर देंगे। लेकिन जो अमेरिका का एक अजीब सा एक डिप्लोमेटिक स्टैंड, एक बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्योंकि हमने शुरू में देखा कि तुलसी गबर्ड और काश पटेल ये खुलेआम ट्वीट कर रहे थे कि हम इंडिया के साथ हैं पाकिस्तान की इस आतंकवादी लड़ाई के लिए, मगर अचानक से फिर जेडी वेंस का बयान आता है। फिर ट्रम्प जिस तरीके से कहते हैं व्यापार को लेकर, कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी व्यापार करना चाहते हैं, भारत के साथ भी। तो इसको लेकर भारत के जो लोग हैं उनमें एक अजीब सा एक डाइसीनेस आ गया है कि क्यों भारत अमेरिका से दोस्ती का प्रचार करता है। बात दोस्ती के प्रचार की नहीं है, आपको थोड़ा सा इसको स्ट्रेटजिकली भी समझना पड़ेगा चीज़ों को। हिंदुस्तान ने कभी नहीं कहा कि हम इसके माध्यम से पाकिस्तान को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। हिंदुस्तान ने हमेशा से कहा कि जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हैं हम उसी को निशाना बना रहे हैं। ये बहुत क्लियर था हिंदुस्तान की तरफ से, ठीक है। और बाकायदा उन्होंने इस बात को लेकर सारा कुछ रिलीज़ भी किया, जैसे कि सियालकोट में मैमूना जोया कैंप था, हिंदुस्तान ने उसको मुरीद के में किया, या फिर आपको बहावलपुर में किया या मुजफ्फराबाद में किया। तो हिंदुस्तान ने बहुत क्लियरली पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ें हैं, इतने कैंप हैं, हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ हमको पाकिस्तान के टेररिज्म से लेना देना है, हमको पाकिस्तान के टेररिज्म को ख़त्म करना है। हिंदुस्तान ने कभी नहीं कहा कि हम जो है सो पाकिस्तान के सेना या आवाम को हम कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इससे रिलेटेड जो कुछ भी है हम उसको ख़त्म करेंगे, और हिंदुस्तान ने वही किया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये डिसीजन इस वक्त ठीक था सीज फायर को मानना? ये देखिए, आप नेचुरली है कि जिस तरीके का नुकसान हिंदुस्तान को करना था एक बड़ा नुकसान कर दिया, और नुकसान से भी ज़्यादा नुकसान का मैसेज देना होता है, ठीक है। कि पाकिस्तान के साथ पिछला जो आपको याद होगा जब हम लोग बालाकोट किए या उरी किए, उसमें जो कुछ भी हमने किया था वो बॉर्डर इलाके में किया था और वहाँ के कैंप में हम तबाह किए थे। इस बार जो कुछ भी हुआ है हम काफ़ी अंदर तक जाके मार के आए हैं। बहावलपुर, आप उसका ज्योग्राफिकल डिस्टेंस देख लीजिए, और एक ऐसे जगह पे हम पिछली बार, तो मुझे याद है कि जब हम ये सब कुछ किए थे तो पाकिस्तानी पत्रकार जाके और पेड़ के आगे खड़े होके कहते थे हिंदुस्तान ने इसी दरख्त के आगे बम गिरा दिया, और कह रहे हैं कि हमने, वही मैं आपसे कहने वाली थी कि जब बालाकोट हुआ तब कहा जा रहा था कि क्या प्रूफ है, कहाँ आपने बालाकोट, बिल्कुल। लेकिन इस बार बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस हमने जारी की हैं और पूरे प्रमाण के साथ हमसे पहले पाकिस्तान ने बता दिया, हमसे पहले पाकिस्तान ने बता दिया कि बावलपुर में ये हुआ है। हिंदुस्तान सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो कुछ भी हुआ उससे पहले पाकिस्तानियों ने बता दिया। तो ये जो इस बार का मैसेज है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमने क्या किया है, पहली बात। दूसरी बात, हमने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है वो पूरी तरीके से कैंप था, हमने कोई स्कूल को टारगेट नहीं किया है। हमने उनके मरकज़ को जो टारगेट किया वो मरकज़ ऐसा था जहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी और ये दुनिया भी जानती थी, और हमने इस चीज़ को बता के सब कुछ किया है। तो ये जो हिंदुस्तान ने मैसेज किया है कि अगली बार से अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सीधा करेंगे, और इसको उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर दिया है कि इस बार तो हमने पूछा, 10 दिन का समय लिया, 15 दिन का समय लिया, लेकिन इस एक्ट ऑफ वॉर की कीमत क्या होगी इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। एक मैं और बात आपको बताना चाहूँगा, मैंने बीइंग ए जर्नलिस्ट एग्रीकल्चर भी कवर किया है काफ़ी दिनों तक, मतलब कुछ दिनों तक किया है एग्रीकल्चर कवर। आपको इसको समझना पड़ेगा कि जो इंडस रिवर वाला जो प्रधानमंत्री का फैसला है, उस फैसले को लेकर बेशक पाकिस्तान तरह तरह की बातें कर रहा हो, लेकिन ये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा जी। उसकी वजह बताता हूँ आपको। जैसे कि पानी है, हम लोग पानी पीते हैं, तो मान लीजिए हमने एक दिन पानी नहीं पिया, दूसरे दिन सुबह अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। अगर शाम को आपने पानी दिया तो हमारे शरीर को जो नुकसान होना होता है
24 से 36 घंटे का बिना पानी के वो नुकसान हो चुका होता है। ठीक है, हिंदुस्तान जो अभी कर रहा है, जो अभी तस्वीरों में आ रही है और तमाम तरह की चीज़ें, बगलिहार प्रोजेक्ट हो, किशनगंगा हो या चिनाब हो, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन हम वाटर को चैनलाइज ज़रूर कर रहे हैं। हमने 3 दिन के लिए पानी रोक दिया। अब क्या है कि अभी बुआई का समय है, खेतों में बुआई का समय है। खेतों में धान में हमेशा घुटने भर पानी चाहिए होता है, घुटने या घुटने से नीचे उसका एक पानी का पैरामीटर है। खेत में अगर इतना पानी नहीं रहा तो बुआई सही से नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने आज तो पानी छोड़ दिया, 3 दिनों तक भी अगर आपने पानी रोक लिया तो पानी का लेवल तो खेत में ख़त्म हो जाएगा। आप सोचिए उस फसल पे कितना असर पड़ेगा। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर भी 85% जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है पाकिस्तान की भी। और ये जो सिंध प्रांत है और तमाम तरह की जो इंडस रिवर जाती है, ये सब के सब उन इलाकों से होके जाती है और वहाँ की लाइफ लाइन है एक तरीके से। तो हमने इस पूरे प्रकरण में आफ्टर पहलगाम पाकिस्तान की लाइफ लाइन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तोड़ा है, जिसको हो सके आम लोग नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन यकीन मानिए, आप इसको ऐसे भी समझिए, एक आम आदमी की भाषा, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको घर बनाने हैं, तो आप क्या करते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेके लाते हैं, फिर एक एक ईंट इकट्ठा करके घर बनाते हैं। मान लीजिए वो घर फिर से टूट गया, तो फिर बैंक आपको कहाँ से लोन देगी। पाकिस्तान पहले से ही किस स्थिति में है, उसकी जीडीपी से लेकर तमाम तरह की चीज़ें सबको पता है। 6000 सेंसेक्स एक दिन में कराची में डाउन हुआ था, 6000। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा डबैकल हुआ वहाँ के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। पहली बात। दूसरी बात कि हिंदुस्तान ने जितना नुकसान किया है उसका सरफेस पे और तमाम तरह की चीज़ों पे, उसको रीबिल्ड करने में कम से कम 10 वर्षों का वक्त लगेगा पाकिस्तान को। उसकी वजह साफ है कि एक तो उसके पास पैसे नहीं है, और दूसरे हैं भी तो पहले वो अपनी भूखमरी मिटाए या पहले वो उन चीज़ों को ठीक करे। आपको लगता है कि वो भूखमरी की अगर इतनी पड़ी होती पाकिस्तान को और वहाँ की सेना को, तो ये हाल होते पाकिस्तान के? नहीं, देखिए वो अपनी खुद बड़ा तरस आता है वहाँ की आवाम पर। खुद की करनी है। वो बोया बबूल तो आम कहाँ से मिलेंगे वाला हिसाब किताब है। एक समय में उन्होंने आतंकवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और अब वो उनके लिए नासूर हो गया है। और अब वहाँ के जो आतंकी है वो खुद उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। क्या होता है कि आपने जिसको मेरी बिल्ली मेरी से ही म्याऊं वाली कहानी है, वो बिल्ली अब वहाँ के शेर होते जा रहे हैं जो आतंकी है वो। और वो धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान वाला हाल हो जाए जो तरक्की है, मतलब गृह युद्ध वाली स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में आप किसी को एक थप्पड़ मार दीजिए और उससे 10 रुपये का नोट निकालिए, उसको ज़्यादा दुख 10 रुपये के नोट निकालने से होता है। अब इज़्ज़त लोग कम सोचते हैं, आर्थिक लोग मतलब इकोनॉमिकली ज़्यादा सोचते हैं। इकोनॉमिकली वो कितना वीक हो गया है इसका अंदाज़ा लगाइए कि इस पूरे जंग के दौरान उसको लोन लेना पड़ रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। वो कितना भी गिदड़ भभकी दे दे, लेकिन एक चीज़ बहुत तय है कि जितना बड़ा नुकसान उसको हो चुका है उसकी भरपाई उसको अगले 10 वर्षों में भी होगी कि नहीं, इसकी मुश्किल है। तमाम तरह की चीज़ें वो कह रहा है कि हमने ये गिरा दिया वो गिरा दिया। आप देखिए उसके पायलट को पूरे हमने 26 ठिकानों को निशाना बना दिया। आप देख लीजिए जाके इंटरनेट पे तो सब कुछ दिखता है, गूगल सैटेलाइट इमेज से देख लीजिए आपको कौन कौन से वो 26 ठिकाने हैं। भाई हम तो कह रहे हैं ना कि पुंछ में आपने गुरुद्वारा गिराया है, हम तो दिखा रहे हैं, आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि हमने गुरुद्वारा गिराया है। हम तो बोल रहे हैं कि हमने जैश मोहम्मद के ठिकानों को उड़ाया है। हम बोल रहे हैं कि जो है महमूना कैंप को हमने हटाया, हमने बोल रहे हैं मुरीद कैंप में हमने किया है, हमने बोल रहे हैं कि बहावलपुर में हमने किया है। रात का विजुअल देखिए बहावलपुर का कैसा है। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये हम जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं सो कह रहे हैं। हम प्रोफेशनली डील कर रहे हैं, हम हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। आपको याद होगा पहले दिन हमने 5 रफाल गिरा दिए। 15 दिन लेते नहीं हम उनकी बिल्कुल नहीं जो है जी, बिल्कुल नहीं। हमने बहुत ही टैक्टफुली, हमने बहुत ही कैलकुलेटिव और स्ट्रैटेजिकली हमने रिस्पॉन्ड किया है। और उस रिस्पॉन्ड का ही असर था कि 3 दिनों के अंदर इनको हाथ पैर जोड़ने पड़ गए अमेरिका के बीच जाके कि भाई ये और बाकायदा सारे पॉइंट्स पे उन्होंने जो है हामी भी भरी है कि हम ऐसा करेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। डेली शाम में, आप यकीन नहीं कीजिए, 6 बजे के बाद तो ऐसा लगता था कि क्या हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन आते थे और वो एकदम शाम को रात को पूरा इलाका जो है ड्रोन से भर जाता था। मैंने खुद देखा, जम्मू एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ, लगभग 8 बजे का वक्त रहा होगा, 8 तारीख की बात बता रहा हूँ। अचानक से जम्मू एयरपोर्ट पे आवाज़ें आनी शुरू हुई, तो समझ में नहीं आया। भाग के हम लोग जम्मू एयरपोर्ट पे गए। एयरपोर्ट के सामने खड़े हैं तो देख रहा हूँ कि ड्रोन अटैक हो रहा है और सारे एंटी ड्रोन गन जो है उससे इंटरसेप्ट हम लोग उसको न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसने जो काम करने की कोशिश की। आप सोचिए सीज़ फायर के बाद भी डल लेक पे आपको ड्रोन फेंक रहे हैं, उसका क्या मतलब है? और डल लेक पे आप फेंक के क्या हासिल करना चाह रहे हैं?
आप मैसेज साफ है ना कि आप अपनी कायरतापूर्ण हरकत का एक मिसाल और दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझनी पड़ेगी। और अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया, क्योंकि हमने देखा कि आतंकवादियों के जनाजे में इनकी सेना, पुलिस सब मौजूद है वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ आतंकियों का जनाजा है, जो नेशनल फ्लैग है पाकिस्तान का, उसमें आतंकियों का जनाजा लिपटा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी कथनी करनी और तमाम तरह की चीज़ों में अमेरिका का जो अमेरिका ने जो लिस्ट निकाली है, उस लिस्ट में जो लोग हैं वो वहाँ खड़े होकर कलमा पढ़ रहे हैं जनाजे के सामने में, उनकी तस्वीर वायरल हो रही है और ये कह रहे हैं कि वो तो आम आदमी है। तो पाकिस्तान की कथनी करनी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और वो फ़र्क बाकायदा दिखता है। जी बिल्कुल। कुमार कुंदन जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है, ग्राउंड रियलिटी आप जानते हैं, क्या लग रहा है कि अब स्थिति या आने वाले समय में किस तरीके की स्थिति हम देख सकते हैं और भारत को तैयार रहने की ज़रूरत है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है। तो भारत इन सभी चीज़ों में अगर एक लेवल के बाद ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो उसकी अपनी जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगी। ठीक है, पाकिस्तान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो कंगाल है, वो महाकंगाल भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो मैसेजिंग है वो बहुत क्लियर है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। दूसरा, हिंदुस्तान इससे आगे निकलने की भी कोशिश कर रहा है। आप अगर कल के विजुअल्स देखेंगे तो प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन को लेकर हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने एक टारगेट फिक्स किया था कि ट्यूबरक्लोसिस को हम देश से निकालेंगे। ठीक है, और उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है। जैसे कि पोलियो को लेकर हिंदुस्तान ने एक अभियान चलाया, पल्स पोलियो, और आज की तारीख में हिंदुस्तान पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम में दुनिया में एक अच्छा खासा स्थान रख रहा है। उसी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस को लेकर भी एक बड़ी मुहिम है और देश में एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो एक ज़माने में ट्यूबरक्लोसिस से प्रभावित थी। और ख़ास करके अगर हम उन स्टेट्स की बात करें या उन ज़िलों की बात करें जो कि काफ़ी पिछड़े हुए ज़िले थे, तो वहाँ पे बड़ी बुरी हालत थी। आपको याद होगा कि अगर आप गाँव में जाते थे तो बाकायदा पंचायत घर पे एक लिखा होता था कि किसी को 1 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है तो वो टीबी के लक्षण हैं, डॉक्टर को दिखाएं। तो आप सोचिए कि उस स्थिति में भी देश था, तो उस स्थिति से देश बाहर निकला है बहुत आगे। लेकिन अब हमको और कितना आगे करना है, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री कल बैठक कर रहे हैं। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है कि हम एक तरफ हमारे बॉर्डर हैं, उसको हम सिक्योर कर रहे हैं। बॉर्डर पे अगर कुछ हलचल हो रही है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी अपनी समस्याएं हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो डेवलपमेंटल सेक्टर है, हमको उसके लिए भी काम करना है। आप देखिए कि जल संसाधन मंत्री ने बैठक बुलानी शुरू कर दी है। उनका एजेंडा साफ है कि इंडस ट्रीटी को हमने कैंसिल कर दिया है। अब हम उस पानी को कैसे रोक सकते हैं। एक बार अगर आप डैम बनाते हैं दिव्या, तो उसमें तकरीबन 10 वर्षों का टाइम लग जाता है। लेकिन अब ये प्लान चल रहे हैं, कुछ तैयारियां पहले से बिल्कुल हमने तैयारी करके रखी थी। और हमने जब इनको पेपर पे लाने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया कि ये गलत है, ये इसमें वर्ल्ड बैंक को हस्तक्षेप करना चाहिए और तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन जब न्यूट्रल एजेंसी से उन सारी चीज़ों का सर्वे किया गया तो पता चला कि हम जितना पानी उनको दे सकते हैं उसमें कहीं कोई कटौती नहीं है। लेकिन अब तो खैर पानी देने की बात ही नहीं है, अब तो हमको शेयर भी नहीं करेंगे उनसे। तो अब तो हमको सिर्फ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करना है और वो भी वॉर लेवल पे शुरू करना है। तो उसके लिए भी मीटिंग वगैरह का दौर एक तरीके से शुरू हो गया। दूसरी बात, आप यकीन नहीं मानेंगे, राजस्थान में लोग इतने खुश हैं जो ये निर्णय लिया गया पानी का। अभी जो व्यास नदी पे डैम वगैरह बना हुआ है, उससे इंदिरा कनाल के माध्यम से पानी जैसलमेर तक आता है पाइप के माध्यम से, तो वहाँ से डाइवर्ट होकर यहाँ तक आता है। अब सोचिए सिंधु का जब पानी रुकेगा तो उसको अगर डाइवर्ट करेंगे तो वो तो जोधपुर तक आ जाएगा एक तरीके से। तो हम जो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि राजस्थान में कोई बड़ी बात नहीं, अंगूर अंजीर के तमाम तरह के पौधे आपको आने वाले दिनों में 10 साल में देखने को मिले, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या अगर दूर हो जाएगी उस इलाके की तो वहाँ भी खेती हो सकती है। हमने देखा भी है राजस्थान में बाढ़ आते हुए। तो इसका मतलब है कि एक ज़माना ऐसा रहा होगा जहाँ कभी इस तरह की एक्टिविटी होगी, लेकिन कभी कुछ ज्योग्राफिकल चेंज हुआ जिससे सारा कुछ मरुस्थल में बदल गया। अब फिर से हम पानी ला के उसको दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। तो भारत उन सभी चीज़ों पर काम करना शुरू कर रहा है एट द सेम टाइम कि वो जो फ्रंट है उसका, जिस फ्रंट की हम लोग बात करते आए हैं, जो स्ट्रेटजिकल फ्रंट है, उस पर तो काम हो ही रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने देखा वहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे बन रहा है। ठीक है, आप जब पठानकोट से आगे जाएंगी तो एकदम नेशनल हाईवे का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो मैंने लोकल लोगों से पूछा भी कि जो ड्रोन अटैक वगैरह हो रहा है इससे काम बंद तो नहीं हो जाएगा। बोला नहीं साहब, काम तो हम लोग दिन में ही करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है।
तो भारत आज़ाद होने के बाद एम्स बनाया, तमाम तरह की चीज़ें की। पाकिस्तान ने क्या किया आपने देखा है। तो हमारी कोशिश तरक्की पसंद देश होने की है और उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री अगर टीबी उन्मूलन को लेकर बैठक कर रहे हैं तो मैसेजिंग बहुत क्लियर है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वो प्रधानमंत्री जो सुबह दोपहर शाम कभी अजीत डोभाल से मिल रहे हैं, कभी तीनों सेना के प्रमुखों से मिल रहे हैं, कभी राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं, फिर वही प्रधानमंत्री कल टीबी उन्मूलन के लिए मीटिंग भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा मैसेज क्लियर है और हम इसी मैसेज के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। बॉर्डर के लोग भी हैं, वो भी बहुत ही डटे हुए हैं हम लोगों के साथ। काफ़ी तरह की उन्होंने मदद भी की है। कई सारी चीज़ें हम बता नहीं सकते हैं जो मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, लेकिन इतना तय है कि उनमें भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है हमारे देश को लेकर है। और ख़ास करके इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमले किए और जिसका हम लोगों ने रिटेलिएशन दिया, उसके बाद उनका मोरल और हाई हो रहा है कि उनको लग रहा है कि किसी भी परिस्थिति से हम निपटने को तैयार हैं। बेशक हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि सामने वाला कुछ भी कर सकता है। हम पुंछ और उरी में भी हमारा इतना नुकसान नहीं होता अगर हम ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान जो है सिविलियंस को भी टारगेट करेगा। हमने तो सोचा कि वो बॉर्डर पे सीज फायर करके उल्लंघन करेगा, वहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन उसने ऐसी जगह बम गिरा दिया या मोटर गिरा दिया, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। आप सोच सकते हैं क्या कि हम किसी मस्जिद को हम निशाना बनाएं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में एक लेसन भी मिला है और उस पर आगे काम भी शुरू हुआ है। जी कुमार कुंदन जी, आपने बहुत इंसाइटफुल चीज़ें बताई और कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि जनता को जिस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। और एक आखिरी में जाते जाते आपने बहुत बड़ी मैसेजिंग दी कि भारत तो एक मोर्चे पे पाकिस्तान की से लड़ रहा है और तैयारी पूरी है, लेकिन उसके बाद भी देश के तमाम मुद्दों पर भारत सरकार का ध्यान है। ये बढ़ता हुआ भारत है, नया भारत है, तो हमें निश्चिंत होकर सोना चाहिए बिल्कुल। और ये सब हमारी सरकार और सेना पर छोड़ देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको अपने सेना पे यकीन करना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जब कोविड का टाइम चल रहा था तो इंडिजिनस वैक्सीन थी कोवैक्सीन, 5 लोगों पे ट्रायल हुआ था देश में, उसमें एक मैं भी था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेरा ट्रायल हुआ था, ठीक है। तो मैंने घर में भी नहीं बताया था कि मेरे ऊपर ट्रायल हुआ। बाद में मेरे से जब पूछा गया कि आपने अपने ऊपर ट्रायल क्यों किया, तो मैंने कहा कि मुझे अपने देश के डॉक्टरों पे यकीन था। और आप यकीन मानिए कि देश में कोवैक्सीन 30% लोगों को ही लगा, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट था वो बेयर मिनिमम था। तो आपको अपनी सेना पे, अपने एयरफोर्स पे, अपने नेवी पे, सब पे यकीन होना चाहिए। और अगर ये आपको अपना काम भी पूरी बिल्कुल तरीके बिल्कुल से, जैसे आप एज अ रिपोर्टर, आप अगर अपना काम ईमानदारी से करेंगे, हर कोई अपना काम ईमानदारी से करने लगे, परेशानी ज़ीरो हो जाएगी। सीधी सी बात है। और सेना ने अपना काम करके दिखाया। नहीं तो 3 दिन के अंदर किसी को घुटनों पे ला दिया, ये मामूली बात समझ रहे हैं आप। रशिया और यूक्रेन में अभी तक जंग चल रही है। किसी ने सोचा नहीं था, सब कहते थे 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ख़त्म ना। लेकिन इन्होंने 3 दिन पे बता दिया तुम्हारी औकात क्या है, हम क्या कर सकते हैं। घर में घुस के मारेंगे तो मारेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे तो मिलाया मरकज़ को मिट्टी में। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।